नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर बॉलीवुड कैंडिडेट। आज हमारे बीच बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अभिनय से सबका मन जीता। उसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान रवि किशन जी की। रवि जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, शुरुआत तो की आपने बॉलीवुड से, हिंदी फिल्मों से, अचानक ये भोजपुरी की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया? बहुत साल स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, तो कोई सही ब्रेक नहीं मिल रहा था, सही काम ना पैसे मिल रहे थे। तो फिर कई साल बीत गए, उसमें समय ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो भगवान एक प्लान करते हैं, समय पे आपका एक निर्धारित समय होता है कि अभी आपका बम फूटेगा, अभी आपका समय खुलेगा, आपका दरवाज़ा किस्मत का खुलेगा। तो मेरा था कि मोहन जी प्रसाद जी ने एक फ़िल्म भोजपुरी ऑफ़र की। उस वक्त भोजपुरी कोई देखता नहीं था, भोजपुरी ख़त्म हो गई। सैया हमार उस फिल्म का नाम था। उस फिल्म से मैंने हाँ कह दी, क्योंकि चलो मतलब गांव वाले एटलीस्ट मेरे देख लेंगे, जौनपुर का हूँ मैं, किराकत का। तो मैं उनके लिए हाँ बोला और मैंने वो फिल्म हाँ की। वो फिल्म सिल्वर जुबली हो गई। किस्मत को खुलना था, ईमानदारी से मेहनत करके मैंने उस पर भरोसा किया, उस फिल्म पे, और उस फिल्म ने मुझे स्टार, सुपरस्टार और आज पूरे विश्व में जनवाया। तो ये ज़रूरी था, क्योंकि तेरे नाम फिल्म भी आ चुकी थी, सलमान खान के साथ सब कुछ आ गया था। कोई टेक ऑफ नहीं मिल रहा था, और टेक ऑफ मुझे भोजपुरी से मिला। फिर उसके बाद की कहानी आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन जिस तरह का अभिनय आपने हिंदी फिल्मों में किया, उसको सराहा भी गया। आखिरकार क्या वजह थी इतने अच्छे अभिनय के बाद भी कि आपको एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं मिल पा रही थी? अब उस वक्त देखो, समय का खेल होता है। यहाँ पे कहते हैं ना कि 90% यहाँ किस्मत होती, 10% आपकी मेहनत, लुक्स, आवाज़, काम, टैलेंट, सब कुछ। तो ये इक्वेशन है फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें कई 10 लाख 15 लाख स्ट्रगलर्स बेचारे धक्के खाते ही रहते हैं। ये माया नगरी है, इसीलिए इसको माया नगरी कहते हैं। तो उसका एक समय होता है, पेशेंस लेना पड़ता है। और मुझे नहीं मिल रहा था, अब मिला। उसके बाद बिग बॉस आया, फिर बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में आई, फिर मणिरत्नम साहब, श्याम बेनेगल जी, लक और न जाने कई फिल्में, और अभी भी कर रहा हूँ। अब बॉलीवुड की सारी बड़ी फिल्में ऑफ़र आती हैं, अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, लोग काम करना चाहते हैं हमारे साथ, रोल लिखे जाते हैं। अब समय बदल गया, पहले जैसा अब नहीं। रवि जी, जब आप फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे, जब आपके दिमाग में यह आया कि आपको अभिनय करना है, तब शुरुआती दौर में आपको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था? ये स्ट्रगल तो देखिए जीवन में हर फील्ड में है। और आप बिज़नेस करें, स्कूल पढ़ने में भी आपको 18 साल पढ़ना पड़ता है, तो आप ग्रेजुएट होते हो। स्ट्रगल लाइफ का एक हिस्सा है, तो उसको तो ज़रूरी है। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। गॉडफादर कोई नहीं था, अपनी मेहनत से। तो आज भी काबिलियत, ये मेहनत आप सबको करनी है। तो अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, मेहनत तो हर फील्ड में। बगैर मेहनत के या तो आप चोरी कर लो, डाका डाल लो, डकैती कर लो, या फ्रॉडगिरी कर लो, तब आप ऊंचाई पे आते हो। तो मेहनत तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो मेहनत करके नहीं बना तो उसमें मज़ा भी नहीं है। तो डेफिनेटली स्ट्रगल, हमने ऐसी स्ट्रगल की कि हमारी स्ट्रगल की आज मिसालें होती हैं, हमारी स्ट्रगल के एग्जाम्पल्स लोग देते हैं एक दूसरे को, कि यार रवि किशन देखो कैसे एक जीवन में बने, कहाँ से कहाँ ये आदमी आया। तो ये डेफिनेटली आज हम एग्जाम्पल बन गए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बाद स्ट्रगल ख़त्म हो गई। अब टेलीविज़न आ गया, आते आपको टेलीविज़न में काम मिल जाता, पहले सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। सो नाउ एक होता है ना लास्ट स्ट्रगलर, जैसे हम, मिथुन दादा, गोविंदा, हम लोग सब लास्ट स्ट्रगलर रहे हैं। तो मैं आखिरी स्ट्रगलर रहा, जिसको स्ट्रगलर कहते हैं। इसने स्ट्रगल किया, लड़ा, जो लड़ता रहा, जो अभी भी लड़ रहा है। सो उसमें मेरा नाम आ गया, आई एम वेरी लकी। आपने कहा कि आप आखिरी स्ट्रगलर्स की लिस्ट में आपका नाम आता है, तो जो इस जनरेशन के लोग कर रहे हैं उसको आप क्या मानते हैं? अभी अच्छा, अभी इजी हो गया। अभी बहुत सारी, न जाने अनगिनत चैनल्स हैं, अनगिनत भाषा हैं। बंगाली इंडस्ट्री भी है, भोजपुरी में भी काम मिल रहा है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, टेलीविज़न में भी है, थिएटर भी है। अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, माध्यम ज़्यादा हो गए हैं। अब माध्यम बहुत है। तो अब स्ट्रगल जैसी खतरनाक स्ट्रगल, जैसे पहले पैदल स्ट्रगल हुआ करती थी। पहले बगैर खाए पिए आदमी चलता था, वड़ा पाव खा के चलता था। पहले एक ही कमरे में जीवन बिताना पड़ता था। पैसे कब आएंगे मालूम ही नहीं रहता था, आएंगे या नहीं आएंगे। शूटिंग करके भी पैसे नहीं आते थे। 10-15 साल तो हमारे उसी में बीत गए। तो उसको कहते हैं स्ट्रगल और एक तपस्या। लेकिन उसमें एक फोकस था कि नहीं, बनना है, कुछ करना है। तो पहला ब्रेक आपका कौन सा था? किस फिल्म के लिए या
किस पर्टिकुलर शॉट या सीन के लिए आपको पहले चुना पीताम्बर गया एक था? फिल्म थी, उसके लिए हिंदी फिल्म, वो फिल्म चली नहीं। फिर इसके बाद एक काजोल के साथ एक फिल्म थी उधार की ज़िंदगी, जीतू साहब मौसमी 1991 1991 92, वो भी फिर वहाँ से थोड़ा काम मिलने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। फिर एक फिल्म मिली आर्मी, शाहरुख खान श्रीदेवी के साथ, रोनित रॉय और हम सब थे। वहाँ से ऐसी इस तरह फिर धर्म जी के साथ बहुत फिल्में की, मिथुन दादा के साथ की, ऐसी सब बगैर पैसे वाली फिल्में करता गया, सीखता गया, लाइफ मूवमेंट लेती रही। और फिर तेरे नाम आई, तेरे नाम में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में नाम गया। फिर भोजपुरी शुरू हुई, टेलीविज़न उस दौरान हेलो इंस्पेक्टर वगैरह डीडी पे करने लगा, हवाएं करने लगा। फिर ये भोजपुरी ने शुरुआत की तो ऐसी की कि 200 फिल्म हम कर लिए 10-12 साल में। सो और सारी अब बड़ी फिल्में, मणिरत्नम सर, श्याम बेनेगल, कैन्स फेस्टिवल में भोजपुरी फिल्म का जाना, 2 नेशनल अवार्ड लेना, तो हर साल बेस्ट एक्टर अवार्ड भोजपुरी में मिलना, बिग बॉस में जाना, बिग बॉस से पूरी दुनिया को दुनिया ने पहचाना हमको। भोजपुरी में भाषा भी है, भोजपुरी के हीरो भी होते हैं, भोजपुरी में ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब मस्ती में बोले थे, राखी सावंत के किसी को बोले थे, याद नहीं है। एक मस्ती कर रहा था मैं और मस्ती में ऐसे बोला, ज़िंदगी झंडवा एक एटीट्यूड है जीवन में कि अगर आप लाइफ में कुछ नहीं है तो भी एक एटीट्यूड रखिए, एक स्वाभिमान रखिए, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पैसा है या काम नहीं है या आप गरीब हैं तो आप अपने आप को अपना स्वाभिमान मार दें। वो एक मुझे लगता है हर पुरुष में, हर महिला में, स्त्री में, हर हिंदुस्तानी में बहुत ज़रूरी है एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है तो आपको जीवित रखता है। वो भगवान को भी वो चीज़ अच्छी लगती है कि मेरी बनाई हुई चीज़ कमज़ोर या नपुंसक नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है। सो वो एक एटीट्यूड हमारे पास हमेशा रहा और उसी एटीट्यूड के बल पे मैं रूलर रहा, मैं रूल करने लगा और भगवान ने साथ दिया, फैंस ने साथ दिया और मुझे भोजपुरी का सुपरस्टार और न जाने कितने नाम का तमगा मिला। लेकिन ये आपके अंदर ये चीज़ कब उत्पन्न हुई, कब आपको ऐसा लगा कि आपको अभिनय ही करना चाहिए? बचपन से सीता बनते थे हम, रामलीला करते थे, और हीरो बनूंगा ये नहीं मालूम था, बट ये इट इज़ देयर कि आना था। जब किसी को आना होता है तो सारे भगवान, सारी शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मांड में, सब आपकी मदद करते हैं। फिर आप परिवार में एक अलग इकलौते आप बन के आते हो। ये गणित सिर्फ ऊपर वाला जानता है। जब आप जन्म लेते हो तो जो ऊपर वाला एक जो शक्ति है, बहुत सारे नाम है जिसके, वो प्लान करता है कि इसको अब सोलो में फिल्म क्यों नहीं करते हैं आप? सोलो में अब शुरू कर रहा हूँ मैं फिल्में। मैंने कुछ चितकबरे की, अभी सोलो में मेरी हिंदी फिल्म आ रही बहुत अच्छी, ग्लोबल बाबा, उसमें पुलिस ऑफिसर बना हूँ। मनोज तिवारी जी डायरेक्टर हैं, सुभाष घई के एसोसिएट, अभिमन्यु सिंह है, संजय मिश्रा हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। एक और फिल्म आ रही मिस टनकपुर हाजिर हो, अन्नू कपूर जी हैं, संजय मिश्रा हैं। और एक फिल्म आ रही जिसमें अमीषा पटेल हैं, हम हैं, अमीषा पटेल का होम प्रोडक्शन है, उसमें मैं उनको प्यार करता हूँ, उसमें और भी हैं लोग। सो ऐसी फिल्में अभी एक प्लान अच्छी हो रही है, अभी काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं अलग अलग। और पहले एक बॉलीवुड को समझ लो कि इसकी मेरे हिसाब की कोई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है। 500 रुपये 700 रुपये की टिकट है हिंदी में, भोजपुरी में अफोर्ड हो जाता है और वहाँ पे मैं सक्सेसफुल ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन एक स्क्रिप्ट इस तरह यहाँ मिल जाए हमको और जिसमें सब कुछ एंटरटेन भी करूँ और ऑडियंस को, जैसे 3 घंटे इतने सालों से बिहार यूपी को होल्ड कर रहा हूँ, वैसे यहाँ भी होल्ड करने वाली की एक स्क्रिप्ट हमको मिल जाए, तब यहाँ पे भी करेंगे, ताकि नुकसान भी नहीं हो। जो पैसा लगा रहा है या जिसने पैसा लगा के टिकट खरीदे उसको मज़ा भी आए। बट वो डेफिनेटली वो तैयारी कर रहा हूँ, 6 पैक बना रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी अपने आप को एक नए रूप में लेके आऊँगा। 2-3 महीने में एक नया लुक लेके आ जाऊँगा। बॉलीवुड की बात की जाए तो कई अभिनेताओं के साथ में आपने काम किया है। ऐसे कौन से अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं जिनके साथ में अब भी आपकी काम करने की मंशा बाकी है या करना चाहते हैं? मिस्टर बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ हम किए गंगा फिल्म, बड़ा अच्छा समय रहा, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, महानायक की उपाधि दी। दिलीप साहब ने भोजपुरी बनाई, उनके साथ तो अब काम चुकी उम्र हो गई है, तो वो एक सपना रह गया मेरा, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस की मेरे साथ एक फिल्म। और सैफ अली मेरा बहुत पुराने दोस्त हैं, 16 साल पुराने दोस्त हैं, हम लोगों ने कीमत की और एजेंट विनोद में उन्होंने बुलाया था, रशिया में शूटिंग की। फिर हम लोगों ने भी फिल्म बुलेट राजा की साथ में,
सैफ के साथ मैं बार बार करना चाहूँ, नसीर भाई के साथ बार बार करना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ एक फ़िल्म की थी 4084, अभी भी दोस्ती एक हम लोग अभी फिल्म करने जा रहे हैं साथ जल्द। अरशद वारसी हैं, जैसे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली, सलमान खान के साथ तेरे नाम की थी, पंडित के रोल में था, डेफिनेटली उसके बाद हमारी मित्रता बहुत अच्छी हो गई, उनके साथ करना। बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने कमाए यहाँ पे, सबके साथ काम भी किया और एक बहुत ही दोस्ताना संबंध भी हुआ। अक्षय कुमार के साथ हमने काफ़ी किया है और हम लोगों ने 92 में एक फ़िल्म की थी, फिर कीमत की, ज़ख्मी दिल 92 में की थी, फिर कीमत की, फिर हेरा फेरी की, आन किए, बहुत काम किया। तो डेफिनेटली इनके साथ भी, तो ऐसे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, जो अच्छे इंसान भी हैं। इन लोगों के साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा मैं, अच्छा काम करना चाहूँ। कलाकार वही सोचता रहता है कि क्या क्या काम करे, क्या नया करे, किस तरह से फिर अट्रैक्ट करे लोगों को। जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में बॉलीवुड में आपको काम मिला, और कुछ ऐसे स्टार सन्स हैं जिनको कि परोसा जाता है और जिनको कि थाली में मिल जाता है परोसा हुआ, तो कभी आपके साथ में ऐसा मौका आया कि आपकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी रही हो और बाद में एडिटिंग टेबल पे वो सीन को या शॉट को काट दिया गया हो? मैं बड़ा लकी रहा, मैंने जो फिल्में की, वो श्याम बेनेगल जी की या लक की या ज़िला गाज़ियाबाद की या बुलेट राजा, जहाँ भी क्या हमारे परफॉर्मेंस को हमेशा सराहा गया। मीडिया ने, क्रिटिक्स ने हमेशा लिखा कि रवि किशन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, और ऐसे बहुत तारीफ़ होती रही। बाकी मुझे एडिट किया गया, मुझे काटा गया, मैं किसी को खा लिया, इस पर मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं इतना व्यस्त हूँ और सुपरस्टारडम की लाइफ अपनी भी देगा, इनसिक्योर कभी नहीं रहा। कोई डरा भी होगा, कोई खाया भी होगा, कोई काटा भी होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो वापस आऊँगा, क्योंकि हम लोग कुछ ही लोग हैं जो हिंदुस्तान के जो ब्लेस्ड हैं एक्टर्स, जिन लोगों को काम थोड़ा आता है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सिनेमा पढ़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों को मारना या ख़त्म करना मुश्किल है। हम लोग स्वयं को मार सकते हैं, हम लोगों को काट के फेंक नहीं सकता। हम लोग तो बार बार, जैसे मैं लोगों के दिल में बसता हूँ। आज हिंदुस्तान मेरी आवाज़ को जानता है, रवि किशन को जानता है, वो कनेक्ट करता है मुझसे, तो मैं बड़ा लकी हूँ। तो मुझे डर किसी स्टार से कभी लगा नहीं, किसी एक्टर से नहीं लगा। मैं अपना जॉब करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस करता हूँ, अपने किरदार को निभाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, चला जाता हूँ। नहीं, जैसे कि एक मेन लीड होता है, फिल्म का एक हीरो है, या एक सपोर्टर है, समझ सेकंड लीड में है, लेकिन सेकंड लीड की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जो मेन लीड है उससे बेटर है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ, और मुझे ये फीडबैक भी मिला कि लोग डर भी जाते हैं। मतलब नहीं, लेकिन हमसे डरने का, मैं बहुत ही सज्जन व्यक्ति हूँ। मैं कोई किसी को, मुझे वो मेन एक्टर को भी डरने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। आई एम द मोस्ट चिल्ड आउट गाय। मैं पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती इतने सालों से, हमको किस जेलेसी वर्ड ही नहीं है हमारे लाइफ में, क्योंकि जो आदमी कुछ नहीं देखा रहता वो जेलस रहता है। जो स्वयं अपनी एक इंडस्ट्री बना दिया वो आदमी खुद ही इतना, और स्पिरिचुअलिटी, जब आप अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं थोड़ा, तो आपको किसी से कॉम्प्लेक्स लाइफ में होता नहीं। आप सबकी तरक्की पे आप खुशी होते हो, आप जेलेसी की भावना नहीं आती। मैं बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान रहा हूँ। सो ऐसा होता, मैं जानता हूँ, मैं सुना भी हूँ कि लोग मुझसे चिंतित भी होते हैं। कुछ बड़े स्टार्स मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते हैं, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ तो, लेकिन उन सारे स्टारों को मुझसे ज़रा भी भय नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मैं उतना ही बोलता हूँ जितना लिखा रहता है, मैं उतना ही करता हूँ जितना डायरेक्टर ने बोला है, और मैं अपना जॉब करता हूँ। मुझे किसी स्टारों को आपके चैनल के माध्यम से भी बोलूँगा कि मेरे से कोई चिंता मत करिए, खाली मेरे नाम का हुआ बड़ा होता है। रवि किशन आ रहे हैं, वंडर हैं, आवाज़ है, परफॉर्म है, वो आता है, कुछ कर जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, और कोई ड्रामे नहीं मेरे, कोई बैगेजेस नहीं है, कोई 50 लोगों के साथ नहीं आता, कोई 100 बॉडीगार्ड लेके नहीं आता, अकेले आता हूँ, स्टाफ होता है, चुपचाप आता हूँ, काम करता हूँ, चला जाता हूँ। नहीं, अगर बात की जाए आपकी आवाज़ की परफॉर्मेंस की, तो आपने एक फिल्म की थी जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। उसमें आपने जो रोल किया था, हाँ, बीतला देने तो थोक डालूंगा। अब भी लोगों के जहन में वो वैसे के वैसे ही बैठा हुआ है। हाँ, पता नहीं, ये भगवान की कृपा है कि आन में मैं चल के आता हूँ। वो जग्गू दादा अभी भी तारीफ़ करते हैं, या फिर हेरा फेरी में बीतला देने तो थोक डालूंगा, या जो भी फिल्म में छोटा भी करके जाता हूँ, या तनु वेड्स मन्नू में, या जहाँ जहाँ पे भी आया, बुलेट राजा में औरत भी हूँ, आदमी भी हूँ, बहुत सारे रूप, ईश्वर की कृपा है हम पर, माँ सरस्वती की कृपा है कि बहुत सारे रूप लेने में मेरी बहुत सारी लोग मदद करते हैं, ईश्वरी ऊपर वाले लोग।
ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी, मैं अभी भी फैंस में जाता हूँ, अभी दही हंडी में गया था देखिए आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी जो है लोगों की कहीं ना कहीं दिल पे छा जाती है। जिस तरह से आपने तिवारी का जो किरदार निभाया था, हाँ ये एक बार हमारे स्क्रीन पे हो जाए जो डायलॉग थे तिवारी वाला कौन सा? ये जो 20 लाख देने हाँ 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 तिवारी था, अच्छा नाम उसका। जी। 20 लाख दे नहीं तो थोक डालूंगा, हाँ, उसको बोल देना कि मैं आया था। हाँ, ऐसा था। कभी कभी भूल जाता हूँ नहीं जरा बहुत एक सारे, पूरे जोश के साथ पूरा बोल कुछ जाए। मज़ा नहीं, अब याद नहीं आता, बिकॉज बहुत सारा सिनेमा आप जब करते हो तो आपको पूरा याद नहीं रहता। बट ऐसे ही कि 20 लाख दे, अबे तेल 20 लाख, कुछ ऐसा था कि अबे 20 लाख देने तो थोक डालूंगा। तेल को बोला था कि पैते मिले तो मिले, अरे पैते लगा, पैते तुपा के किधर लगा है, ऐसा कुछ था। हाँ ऐसा ही कुछ था। ऐसे बहुत सारा रूप है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी अभी हमको लगता है कि 6-7% ही यूज़ हुआ है शरीर का। अभी अच्छा समय तो, अच्छे दिन तो अभी हमारे आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। अभी भगवान ने जो दिया है वो सब दूसरों के लिए दिया है, मुझे जीवित रखने के लिए। लेकिन एज एन एक्टर अभी बहुत सारी चीज़ें अंदर बसी हुई हैं, भरी हुई हैं, और उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। बात की जाए आपके टीवी सीरियल्स की जो आपने परफॉर्म किया है, अध्यात्म की बात कर रहे हैं आप, तो आपने एक सीरियल किया था जिसका नाम था रास पिछले जन्म का। इसकी क्या सच्चाई है? क्योंकि आज भी लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो सीरियल था ये पूरा क्रिएट किया गया था, स्क्रिप्टिंग की गई थी, उसके आधार पर ये सब बताया गया था। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर आप हिंदुत्व को जानते हैं, हिंदू धर्म जानते हैं, पुराण को पढ़ें, तो हिंदू बार बार जन्म लेता है। मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, मेरा जन्म एक पंडित परिवार में हुआ। हम लोगों को यही सिखाया गया है कि आप बार बार जन्म लेते हैं। कौन मनुष्य की योनि में आएंगे ये तय नहीं है, प्राणी भी बन सकते हैं, झिंगुर भी बन के आ सकते हैं, मच्छर बन के भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े बन के भी आप आ सकते हैं, लेकिन आप आएंगे ज़रूर, ये तय है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं पिछले जन्म में भी विश्वास करता हूँ। शो के दौरान नहीं कर रहा था पूरी तरीके से, लेकिन जब मुझे भी लोगों ने लिटा दिया था, एक दिन चैनल ने कहा था कि टीआरपी आएगी, आप भी लेटी आपके वजह से, तब मैंने उसको एहसास किया। मैं समझता था ठीक है 50-50 होगा, शायद फेक होगा ये। वो डॉक्टर ने जब हम पर किया तो मुझे भी पता चला पिछले जन्म में 1-1.5 घंटे बाद मैं उस डॉक्टर के बस में आया। डॉक्टर श्रुति नाम था, श्रुति, हाँ श्रुति ऐसा नाम था उनका, डॉक्टर जो शो में थी। तो उनके बस में 1-1.5 घंटे बाद आया तो पता चला कि मैं नागा था पिछले जन्म में। तो अब मुझे शिव जी का कनेक्शन इस जन्म का पता चला, क्योंकि मैंने अपने आप को निवस्त्र देखा, दाढ़ी वगैरह सब, तो एक अलग रूप हमारा दिखाई दिया। तो अब यकीन हुआ कि हाँ ये सब, और कुछ कहानियाँ हमारी पर्सनल लाइफ की दिखाई दी उसमें, छोटा छोटा कहानी, मतलब ये सब ब्लर में आता है। एक मैनी मास्टर मैनी लाइफ, देयर इज़ ए बुक ऑल्सो इन इंग्लिश, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ भी, जिसके ऊपर अंग्रेज़ लोग भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। आपका एक जीवन होता ही नहीं, ये सब फ्लॉपी, ये सारी चीज़ें जो अभी भी मेरे पास की हैं, मेरे पास जो अभी अचानक आई, वो सब पास्ट लाइफ से वायर एक कनेक्शन रहता है। तो इस बहुत लंबा रिसर्च है, आपके लिए 6 घंटा मुझे आपके शो में बैठना होगा बताने के लिए। बट येस, पास्ट लाइफ होता है, मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मानिए, मैं मानता हूँ पास्ट लाइफ में, और मैं मानता हूँ कि जन्म के बाद जन्म होता है। मनुष्य योनि में होगा ये तय नहीं, बट येस वो शो सही था, इसीलिए मैं शो के साथ एकदम दिल से जुड़ा। और बहुत पॉपुलर है, लंदन में 2 सीज़न किए, शायद हम लोग थर्ड, लंदन में भी अभी भी उसके फैंस हैं हमारे, 3rd सीज़न के लिए भी लोग सोच रहे हैं, तो शायद हम लोग लंदन में करेंगे 3rd सीज़न उसका, राज का। लेकिन बिग बॉस की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने बिग बॉस में काम किया था, अब जाकर के बिग बॉस एक अलग प्लेटफॉर्म पे आ गया है। इसमें यानी कंट्रोवर्सी, गाली गलौज बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। मतलब इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं लोग, कि लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के इसको देख भी नहीं सकते हैं। अब यदि आपको दोबारा आमंत्रण दिया गया कि आप जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आप क्या करें? नहीं, मेरा कोटा पूरा हो गया, मैं 3 महीने पूरा रहा हुआ। 3 महीने 3 साल की तरह होते हैं अंदर, एक एक दिन 7 दिन की तरह होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। 5 स्टार होटल में आपको लॉक कर दें 13-14 अलग लोगों के साथ, तो आप पागल हो जाते हैं। अलग अलग टाइप के लोग, किसी को ये पसंद है तो किसी को वो नहीं, किसी को चाय तो किसी को कॉफ़ी, किसी को ये ड्रामे, कोई नहाता नहीं तो कोई लेट आता है, तो इतने सब पागलपन है उसमें, आप पागल हो जाओगे। और उसमें लोग जो सारे हमारी तरह के जो मूडी लोग हैं, अड़भंगी लोग हैं, वो लोग ऐसे लोगों को ही चुनते हैं, बिकॉज शो का फॉर्मेट है कि जो सबसे बड़ा पागल है या क्रेज़ी है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, उसी को ले जाओ। हमको भी इसीलिए ले गए थे, और मैं उस वक्त 5वां शिफ्ट शूटिंग करता था,
तो मुझे गया, मैं अपना वो रोना धोना नाचना गाना सब किया, देश में पॉपुलर हुआ। एक रवि किशन की जो आज इज्जत एज ए पर्सनल हमको मिली, उसी शो के द्वारा मिली। बिकॉज वहाँ आप एक इंसान के रूप में देखे जाते हो, ना कि किरदार के रूप में। आप जो हो वही सबको करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ वही आदमी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि फर्स्ट सीज़न के बाद अभी तक लोग मुझे भूले नहीं। कारण ये था कि मैं ऐसे ही रहा, जो मैं हूँ, जो अभी आप लोगों के सामने हूँ। खाली स्क्रीन पे कैरेक्टर अलग करता हूँ, बट पर्सनल लाइफ में मैं बिग बॉस में वही था जो सबको करना चाहिए, बगैर गाली गलोच किए। मैं इतना पॉपुलर हुआ, मैं निकला तो एक विनर की तरह निकला। पूरा देश पागल हो गया था, जहाँ जाता था पागलपन रहा। वो कमाल का समय था। मैं सोचा नहीं था कि बाहर इतनी दीवानगी होगी, बिकॉज मैंने कभी एक्टिंग नहीं किया। आई वॉज वेरी नॉर्मल, नेचुरल, एंड इसी तरह सबको रहना चाहिए, बजाय गाली गलोच करके, बजाय ड्रामा करके कि ओवरनाइट हम लोग पॉपुलर हो जाएं, या हम लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएं, या कैमरे को देख के बोलने लगे। उनको खाली वैसे ही रहना चाहिए कि काम है, टास्क पूरा करो, अपने आप को दिखाओ, एक देश को क्या संदेशा देते हो, परिवार देख रहा है, आप उनके खुद के माता पिता देख रहे हैं, आप क्या मैसेज लेके जा रहे हो। इसलिए बहुत कम लोग दिल जीत के वहाँ से निकले। नहीं, अगर आपको दोबारा बुलाया जाए उस नहीं, मेरा आमंत्रण कोटा दिया जाए नहीं, तो? मेरा कोटा पूरा हो गया। मैं अब नहीं, अब हो गया, 3 महीने रह गए। जो सीखना था सीख लिया, अध्यात्म सीख लिए, जीवन सीख लिए, और अब लॉक नहीं होना। वो मेरा समय मैंने बहुत बढ़िया बिताया, और बुलाते रहते हैं उन लोग। एक बार गया था मैं 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, 2-3 साल पहले। बट अब मन नहीं है मेरा। देखता हूँ, बट इंजॉय करता हूँ, हर एपिसोड देखता हूँ बिग बॉस से, चूँकि मेरी लाइफ को उसने बदला है। मेरी लाइफ को एक नया आयाम, एक नई आगाज़ दी उस जगह ने। मुझे स्टारडम, मैं बिहार यूपी तक सीमित था, पूरे वर्ल्ड में जन्माया मुझे। तो मैं उस जगह का कर्जदार हूँ। तो मैं उस शो कभी मिस नहीं करता, कहीं पे भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड देखूँ। आपके बारे में एक पेपर में आर्टिकल आया था कि आपके बाबूजी ने आपको कुछ गलत राह पे आप चले गए थे। नहीं, पापा एग्जैक्टली ये था कि मतलब पापा हमारे हमेशा चाहते थे कि मैं कभी गलत ना करूं, कहीं पैसा कमाने के लिए मारपीट ना करूं, गुंडा ना करूं, मेल प्रॉस्टिट्यूट ना हो जाऊं। बम्बई में होता है ना, कितने लोग जीने के लिए मेल प्रॉस्टिट्यूट भी बन जाते हैं, और कुछ पैसा कमाने। कभी बम्बई डरा देता है, बॉम्बे, मुंबई जिसको अब कहते हैं, उस वक्त बॉम्बे कहते थे। तो वो पापा ऐसे हर माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पे, कि ड्रग्स में न जाए, नशा न ले, शराबी न बने, गलत दोस्तों के संगत में न जाए, कहीं मरा ना जाए, कहीं गैंगस्टर ना बन जाए, कहीं जिगलो ना बन जाए, तो अगर वो नहीं मारते पीटते, नहीं संस्कार देते, तो शायद मैं आज इतना बोलने के लिए और इतना बड़बड़ाने के लिए ऑन द स्पॉट तैयार भी नहीं रहता। ऐसा क्या हुआ था कि उनको ऐसा लगा कि आप गलत? नहीं, बिकॉज हम लोग सी, भटक गए बिकॉज हैं। मैं अग्रेसिव आदमी, अवघड़ आदमी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनको पता था कि हम लोग तो जब जीवन में कुछ राह नहीं रहते तो कुछ उनको लगा होगा, वो उन्होंने नहीं सोचा था, उनको लगा था कि बस मैं कर देता। तो अगर उनकी सीख नहीं मिलती तो हम कुछ भी कर लेते। तो बहुत ज़रूरी है सारे लोगों को कि अपने माता पिता की आप लोग ज़रूर बात सुने, बिकॉज वही लोग हैं, एक एक शब्द जो आपको बोलेंगे इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बड़े बनेंगे, जब कुदरती तमाचा पड़ेगा या आप लोग खाई में गिरेंगे, तो उनकी बात याद आएगी, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए वॉटेवर मम्मी पापा आप लोगों को जो कुछ बोलते हैं, आप लोग गौर करें, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उनसे बढ़िया राय इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कभी कभी आपके गुरु लोग भी नहीं दे सकते, टीचर भी नहीं। टीचर लोग खाली पढ़ाते हैं, बस अपना काम नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेके चले जाते हैं, सारे लोग फोकस नहीं करते। आप माता पिता 24 घंटे नज़र रखते हैं। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा, आज मैं जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, माता की वजह से हूँ, अपने संस्कार की वजह से हूँ, और यही वैल्यूज़ मैं अपने परिवार में भी पूरा समय दे के कोशिश कर रहा हूँ। कम शूटिंग करूँ, बच्चों को मैं अपने ज़्यादा समय दूँ, यही चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव समय, अभी का समय बड़ा 2014 बहुत फास्ट समय है। यहाँ ड्रग्स की दुनिया है, यहाँ लोग, बच्चे लोग नए कम उम्र में ड्रग्स में चले गए। आजकल न जाने गंदे ड्रग्स सब आ गए हैं। शराब की लत अभी बहुत कम समय से लगी जाती, बीड़ी सिगरेट तुरंत आदमी पीने लगता है। तो अभी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, और बच्चों को भी ना अपने आप को बड़ा ध्यान देना है। एक्सरसाइज करिए, जीवन एक मिला है, उसको अच्छे से जिए। और सबसे बड़ा हाई लाइफ का शराब नशा ड्रग्स नहीं है, लाइफ का एक हाई है, ज़िंदगी एक हाई है, उसका एक मज़ा लीजिए। जब आप तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तो आप ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। जब आप
घबरा के नशा कर लेंगे तो 2-3 घंटे के लिए आप उस सिचुएशन से हट जाते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो सिचुएशन तो वहीं खड़ी रहती है। कितने लोगों की आदत है, कमज़ोर जो दिल के होते हैं, कुछ नशा कर लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम में बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये नशा ले लूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम तो वहीं रहती है। इस बेटर होश में रहें, आप सॉल्व करें। और धन्यवाद, मैंने इतना भाषण दिया आप लोगों को, प्रीचिंग की, और ये चैनल को, गुलिस्तान को, आप सभी दर्शकों को एक प्रश्न मेरा रह गया। हाँ, वो ये रह गया कि हमने आपको अभिनय करते हुए देखा है, आने वाले समय में हम आपको और क्या क्या करते हुए देखेंगे? यानी आप प्रोडक्शन, डायरेक्शन में भी आपके आने की तैयारी है? प्रोडक्शन में जहाँ आप बैठे हो आप, ये मेरी ऑफिस है, ये प्रोडक्शन हाउस है, मैं फ़िल्में बनाता हूँ। अब मेरी कहानी पे काम चल रहा है, 1 महीने से एक फ़िल्म की म्यूज़िक पे काम चल रहा है। फ़िल्म का नाम ज़िंदगी झंड बा है। एक फ़िल्म है कोकेन, जो ड्रग्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि नसीर सर, नवाजुद्दीन हम रहें, जो अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मेरी कास्टिंग दिमाग में ये है। और एक नसीर सर मेरे साथ एक फ़िल्म और है जो अवधी भाषा में होगी, थ्रिलर है। ये ऐसी प्लानिंग है हमारे प्रोडक्शन हाउस से, कुछ सीरियल्स प्लान कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं और मल्टीटास्किंग चल रहा है, बिकॉज़ यही काम आता है, ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। और अब ये भी नहीं कि हॉलीडे टाइप वाले लोग हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो अपने आप को रिक्रिएट करके बार बार लाना ही है अलग अलग रूप में। सो अब थॉट है कि अच्छी कहानी लाएं, अच्छा सिनेमा बनाएं, हिंदी हो या भोजपुरी हो या जो भी काम करें, जो भी रवि किशन प्रोडक्शन का हो या मुझसे जुड़ी चीज़ें अच्छी रहें। जो इज़्ज़त अभी तक कमाई है वही इज़्ज़त मैं चाहता हूं कि भगवान बरकरार रखें। मेरे फैंस मुझे वही इज़्ज़त देते रहें। उनको हमेशा मेरी फेस देखते या मेरा प्रोमो में शॉट देख के उनको लगता कुछ अलग देखने मिलेगा इस आदमी से, एक उम्मीद मैंने दे दी है, क्योंकि 22 साल से उन लोग मुझे देख रहे हैं और 250 फिल्में हैं। तो हमेशा मुझे, नहीं तो हम टिकते नहीं अभी तक। वो उम्मीद को मुझे हमेशा अच्छे तरीके से देना, अब बढ़ाना है, उस लेवल को और बढ़ाना है अभी तो। और मैं इसमें इंस्पायर्ड हमेशा मिस्टर बच्चन से रहता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब से। और मैं उनके जीवन को बहुत मानता हूँ, उनके वे ऑफ लाइफ को मैं बहुत मानता हूँ। जिस तरह वो काम करते हैं, नसीर सर जिस तरह काम करते हैं, इरफान खान कर रहे हैं, नवाजुद्दीन जैसे कर रहे हैं, सारे सलमान, शाहरुख, सैफ मेरे दोस्त, ये लोग सब लोग जो फिटनेस है, फोकस्ड है, सब लोग, ऋतिक रोशन, ये सब लोग कड़क हैं एकदम दिमाग से, उनको पता है टारगेट करना क्या है। तो अभी की ब्रीड इतनी स्ट्रांग है, कोई भी कमज़ोर नहीं है, जाकि सबके पास सारी दौलत है दुनिया की, चाहे आराम भी कर सकते हैं, बट फोकसली सब लोग काम कर रहे हैं। और इन सब से सीख रहा हूँ मैं, बिकॉज आप दूसरों से ही सीखते हैं, आप दूसरों को देख के अपना आदर्श बनाते हैं, यही जीवन है। और उसमें चलना, इसमें कोई अहम नहीं कि नहीं रवि किशन अब सुपरस्टार हो गए, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन और फलाना और 100 नाम जो हमारे हैं, और मस्त अपना घूम रहे हैं, ये ट्रिप पर नहीं हूँ। मुझे अभी भी एक बालक की तरह मैं एकदम पैशनेट हूँ। अभी भी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब अगला अटैक क्या करूँ, किस रूप में आऊँ, औरत बन गया, ये बन गया, अब शंकर भगवान बनूँ कि ये बनूँ, क्रिमिनल बनूँ कि डॉक्टर बनूँ कि शूटर बनूँ कि पुलिस ऑफिसर बनूँ कि एक अवघड़ बनूँ कि एक नागा बन के आ जाऊँ और आँख लगा के नंगे दौड़ रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारा है। तो बहुत अच्छा मेरे भाइयों, जय हो आप लोगों की। थैंक यू गुलिस्तान चैनल, पहली बार मैंने बहुत सारी अपनी आत्मा की बात कही। धन्यवाद पांडे जी को, जिन्होंने मलाई की तरह मेरा पूरा माल निकाल लिया। बहुत चालाक हैं आप पांडे जी, थैंक यू सो मच गुलिस्तान चैनल। रवि जी, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे श्रीमान रवि किशन जी, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिडेट में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन कार्यक्रम बनाया। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।